नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक पुनर्परीक्षा 2023 के लिए करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों की एक विशेष श्रृंखला प्रारंभ की गई है। इसमें प्रतिदिन आयोग के पैटर्न के अनुरूप प्रश्न प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ये सीरीज परीक्षा तक कंटिन्यू रहेगी। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं और उस तैयारी में नए तथ्यों को शामिल करते हुए अपनी तैयारी को सफलता के लिए सुनिश्चित करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ये सेशन। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के बाद दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है जिसने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BRI कहते हैं, इसमें शामिल न होने का फैसला लिया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, ब्राजील। तो भारत के बाद ब्राजील वो दूसरा ब्रिक्स देश है जिसने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अर्थात BRI में शामिल न होने का फैसला लिया है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर यह भी प्रश्न बन सकता है कि जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है यानी BRI है, ये कब लॉन्च किया गया था। तो याद रखेंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन के द्वारा 2013 में, कब? 2013 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्लियर है? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है ये स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर कथनों पर विचार करना है और जो सही कथन है उसका चयन करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट लिख रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में UNWTO कहते हैं, इसके द्वारा घुड़मारास गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो याद रखेंगे, UNWTO के द्वारा घुड़मारास गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। किसके द्वारा? UNWTO अर्थात संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। क्लियर? अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि यह गांव, कौन सा गांव? घुड़मारास गांव। तो कह रहा है कि ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जो UNWTO के द्वारा घुड़मारास गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया था, ये गांव भारत में छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। क्लियर? ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अगले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि UNWTO द्वारा विश्व के 55 गांवों को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो याद रखेंगे, भारत से घुड़मारास गांव को चयन किया गया है और UNWTO के द्वारा विश्व के 55 गांवों को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी गई है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि UNWTO की स्थापना 1970 में हुई और इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में है। तो देखिए, इसमें आधा तथ्य तो सही है लेकिन आधा गलत है। याद रखिएगा, UNWTO की जो स्थापना है ये 1975 में हुई थी। याद रखिएगा, 1970 में UNWTO के कानून को अपनाया गया था। क्लियर है? तो यहाँ पर ये तो तथ्य गलत है, लेकिन ये बात सही है कि UNWTO का जो मुख्यालय है ये मैड्रिड, स्पेन में है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर पांचवा स्टेटमेंट गलत है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा होगा। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? बी विकल्प आपका आंसर होगा। अब जरा यहाँ पर कुछ बातों को समझ लीजिए जो और तथ्य इसमें आपको समझना होगा। जैसे अगर ये पूछा जाए कि UNWTO का फुल फॉर्म क्या है, तो हिंदी में तो आपने देख लिया, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। क्लियर? याद रखेंगे, इसकी स्थापना 1975 में हुई। दूसरी बात याद रखनी है, यहाँ जो 1970 का जिक्र आया था, और दूसरी बात ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि 27 सितंबर को ही क्यों विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो याद रखिएगा, 27 सितंबर 1970 को, 27 सितंबर 1970 को UNWTO के कानून को अपनाया गया था। यही कारण है कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। यह बात स्पष्ट हो गई। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, ये कब से मनाए जाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ? तो याद रखेंगे 1980 से। कब से? 1980 में पहली बार 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। क्लियर? अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया होगा, उसकी थीम क्या थी? तो याद रखेंगे, 27 सितंबर 2024 को जो विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी पर्यटन और शांति।
क्या थी? पर्यटन और शांति। तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। पिछली क्लास में आपने देखा था कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मैंने आपको बताया था। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मैंने आपको कब बताया था? आपको निश्चित रूप से याद होगा कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है? तो अब दोनों बातें आपको रिलेट कर लेंगे कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और ये जो विश्व पर्यटन दिवस है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये जो संगठन है UNWTO, कई बार ये भी पूछ लेता है कि इसमें कितने सदस्य देश हैं। तो याद रखिएगा, इसमें 160 सदस्य देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है। ठीक है? तो ये सारी बातें आपको एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ ध्यान में रखनी होगी। अगला देखिए, इसमें आप देख रहे हैं तथ्य भी शामिल हैं और कॉन्सेप्ट भी है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है ये भी स्टेटमेंट टाइप का ही प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन गलत है उसका चयन करना है आपको। सबसे पहले लिखा है कि जो टोडा जनजाति है ये 9 वर्ष के उपलक्ष्य में मोध वेथ ये महोत्सव मनाती है। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई और ये बात सही भी है। ठीक है? देखिए, कई बार महोत्सव को आपको दो तरह से पूछ लेता है। पूछ लेगा कि ये महोत्सव किस जगह से संबंधित है, या पूछ देगा कि ये महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है, या पूछ देगा कि ये महोत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्लियर है? तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न डिजाइन किया गया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, टोडा जनजाति के द्वारा 9 वर्ष के उपलक्ष्य में मोध वेथ महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि यह महोत्सव कौन सा? मोध वेथ महोत्सव प्रतिवर्ष दिसंबर के अंतिम रविवार या जनवरी के पहले रविवार को मनाया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये कई बार पूछा गया है कि यह महोत्सव कब मनाया जाता है। ठीक है? अगले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि यह तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित एक गांव है जिसका नाम है मुथानाडु मुंड गांव। क्या नाम है? मुथानाडु मुंड गांव। यहां पर एक मंदिर है, इस मंदिर का नाम क्या है? मुनपो मंदिर। क्या नाम है? मुनपो मंदिर। ठीक है? इसमें यह आयोजित किया जाता है। क्लियर? तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहां तक की बात को अगर मैं एक लाइन में समराइज कर दूं तो आप ये कहेंगे कि तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में एक गांव है जिसका नाम है मुथानाडु मुंड गांव और यहां पर मंदिर है जिसका नाम है मुनपो मंदिर। यहां पर टोडा जनजाति के द्वारा 9 वर्ष के उपलक्ष्य में मोधवेथ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये महोत्सव प्रतिवर्ष दिसंबर के अंतिम रविवार या जनवरी के पहले रविवार को मनाया जाता है। स्पष्ट हो गया? यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि आने वाले वर्ष में अच्छे स्वास्थ्य, बारिश और फसल के लिए देवता थेनकिस अम्मान से प्रार्थना की जाती है। क्लियर? तो याद रखिएगा, ये जो टोडा जनजाति के द्वारा ये महोत्सव मनाया जाता है मोध वेथ महोत्सव, इसमें अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी बारिश ताकि अच्छी फसल हो सके, इसके लिए देवता थेनकिस अम्मान से प्रार्थना की जाती है। क्लियर? तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि महिलाएं इस समारोह में भाग नहीं लेती हैं और जो टोडा युवा हैं ये 80 किलोग्राम वजनी पत्थर उठाकर अपनी ताकत और पुरुषत्व का प्रदर्शन करते हैं। किसके दौरान? तो याद रखेंगे, मोध वेथ महोत्सव के दौरान। क्लियर है? तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी स्टेटमेंट सही हैं और प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? यानी इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्लियर है? आपको ये देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एक तरफ नाम है और दूसरी तरफ उनके पदनाम दिए गए हैं, उसको देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहला लिख रहा है जनरल जोसेफ ऑन। क्या नाम लिखा है? जनरल जोसेफ ऑन। क्या ये लेबनान के राष्ट्रपति हैं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल सही है। क्लियर? तो याद रखेंगे, लेबनान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जनरल जोसेफ ऑन। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। यहां पर एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि लेबनान में 2 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्रपति का पद जो था वो रिक्त था। क्लियर? और अब वहां पर लेबनान में नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है जनरल जोसेफ ऑन। क्लियर? और याद रखिएगा, ये जो जनरल जोसेफ ऑन है ये लेबनानी सशस्त्र बलों के प्रमुख हैं। ठीक है? तो ये बात स्पष्ट हो गई। अगला जो कथन है या अगला जो विकल्प है इसमें लिखा है नवाफ सलाम। क्या नाम लिखा है? नवाफ सलाम। ये कौन है? तो ये लेबनान के प्रधानमंत्री। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है? तो याद रखेंगे, लेबनान में जो नए प्रधानमंत्री बने हैं इनका नाम क्या है? नवाफ सलाम। ठीक है? तो ये भी बात बिल्कुल सही है। नवाफ सलाम के बारे में याद रखिएगा कि इनको 6 फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये न्यायाधीश चुने गए थे। क्लियर? यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इनको अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था 6 फरवरी 2024 को। किसको? नवाफ सलाम को। ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अब ये लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं नवाफ सलाम। ठीक है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति है। अगला कह रहा है कि इंटरपोल के महासचिव, और नाम क्या लिख रहा है? वाल्डेसी उर्कीजा। क्या नाम लिखा है? वाल्डेसी उर्कीजा।
तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो वाल्डेसी उर्कीजा हैं ये इंटरपोल के नए महासचिव बने हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला नाम लिखा हुआ है नवीन राम गुलाम। क्या नाम लिखा है? नवीन राम गुलाम। और आगे लिखा है कि मॉरिशस के राष्ट्रपति। ये सही सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा, ये जो नाम है नवीन राम गुलाम, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम, तो इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है। तो आपका यहाँ पर चौथा, तो इस प्रकार से सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, लेबनान के राष्ट्रपति का नाम जनरल जोसेफ ऑन, लेबनान के प्रधानमंत्री का नाम नवाफ सलाम, इंटरपोल के नए महासचिव वाल्डेसी उर्कीजा और मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ये चौथा जो है ये सही नहीं। यहाँ पर कुछ बातें और ध्यान में रखिए। अब जब बात हो गई मॉरिशस के राष्ट्रपति की, और मॉरिशस के राष्ट्रपति अभी हाल ही में चर्चा में भी हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर दौरे पर हैं थे। तो याद रखिएगा, मॉरिशस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो याद रखेंगे धर्मवीर गोकुल। क्या नाम है? धर्मवीर गोकुल। तो स्पष्ट याद रखेंगे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम नवीन राम गुलाम और मॉरिशस के राष्ट्रपति का नाम धर्मवीर गोकुल है। क्लियर? ये बात स्पष्ट हो गई। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है वो प्रदान किया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे 12 मार्च 2025 को पीएम मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान, इसका नाम क्या है? द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। ठीक है, इससे सम्मानित किया गया पीएम मोदी को। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर पुस्तक के लेखक हैं और पुस्तक का नाम है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब जरा सबसे पहली पुस्तक को देखिए। सबसे पहली पुस्तक है स्पीकिंग विद नेचर। क्या नाम है पुस्तक का? स्पीकिंग विद नेचर। ठीक है, तो याद रखेंगे स्पीकिंग विद नेचर के जो लेखक हैं वो रामचंद्र गुहा हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई, स्पीकिंग विद द नेचर, ये इसके लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। अगली पुस्तक का नाम है वाई भारत मैटर्स। क्या नाम है? वाई भारत मैटर्स। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो पुस्तक है वाई भारत मैटर्स, इसके लेखक कौन है? एस जयशंकर। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अगली पुस्तक का नाम है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। क्या नाम है पुस्तक का? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। इसके लेखक कौन है? पंकज मिश्रा। क्लियर है? तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा, वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर प्रसाद जो भारत के विदेश मंत्री हैं। अगली पुस्तक का नाम है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये पंकज मिश्रा जी की। अगली पुस्तक का नाम है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, और ये लिख रहा है कि इसके लेखक है पीयूष गोयल। ये गलत है। ठीक है, याद रखेंगे ये जो पुस्तक है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, इसके लेखक का नाम है अमिताभ कांत। क्या नाम है? अमिताभ कांत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चौथा सही सुमेलित नहीं है, तो इसलिए ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे, पुस्तक से एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से आपके यहाँ पूछा जाता है। यहाँ पर एक बात कर लेते हैं वाई भारत मैटर्स की। तो आपने ये तो देख लिया है कि वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? एस जयशंकर। याद रखिएगा ये जो पुस्तक है वाई भारत मैटर्स, इस पुस्तक का विमोचन भी इसको फेमस करता है। याद रखिएगा इस पुस्तक का जो विमोचन है वो दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में किया गया था। क्लियर है? मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी दुबई में वाई भारत मैटर्स जो कि एस जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है, इसका विमोचन किया गया। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। अभी जो चौथे विकल्प में जो पुस्तक दी गई थी हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, इसके लेखक कौन मैंने बताया था आपको? अमिताभ कांत। क्लियर? याद रखिएगा। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? पीएम मोदी के द्वारा इसका विमोचन किया गया। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के पहले बायो विटामिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे भारत के पहले बायो विटामिन राष्ट्रीय राजमार्ग के एक खंड का उद्घाटन नागपुर के मानसर में किया गया। क्लियर? तो ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा नागपुर के मानसर में। और एक बात और याद रखिएगा कि NH44 किस पे? NH44। ठीक है, NH44 इस पर भारत का पहला बायो विटामिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया गया। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। और मैंने पूर्व में आपसे ये भी कहा था कि जो करंट में टॉपिक चर्चा में है उसके स्टैटिक पार्ट को भी आप देखते चलेंगे। जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लेबनान की राजधानी, जैसे पिछले प्रश्न में आपने देखा था कि लेबनान के राष्ट्रपति को आपने देखा, फिर लेबनान के प्रधानमंत्री को, तो याद रखेंगे लेबनान की राजधानी कहाँ पर है? बेरूत है। क्लियर? इसके पहले अभी आपने महोत्सव देखा था, मोथवेथ महोत्सव, जो आपने देखा था तमिलनाडु में हुआ। क्लियर? तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में। तो देखिए इस तरह के महोत्सव जो तमिलनाडु में पूर्व में प्रचलित हैं, जैसे पोंगल त्यौहार,
ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पोंगल त्योहार कहाँ से संबंधित है, तो आप क्या कहेंगे? तमिलनाडु से संबंधित है। या अभी आपने टोडा जनजाति वहाँ पर देखी थी, क्लियर है? तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि टोडा जनजाति कौन सी भाषा बोलती है, तो आप कहेंगे द्रविड़ भाषा बोलती है, क्लियर है? तो ये मैं आपसे बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको करंट में जो टॉपिक है उसको आपकी स्टैटिक पार्ट से आप कैसे जोड़ेंगे, क्लियर है? या जैसे टोडा जनजाति पूछ ली तो हो सकता है तमिलनाडु की कुछ और जनजाति पूछ दे आपसे कि इरूला या कुरुम्बा, क्या नाम है? इरूला और कुरुम्बा, ये जनजाति कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में ही है, इरूला और कुरुम्बा, क्लियर? या पूछ दे कि जलीकट्टू का जो पारंपरिक खेल होता है ये कहाँ से संबंधित है, तो आप कह देंगे तमिलनाडु से संबंधित है, क्लियर? तो ये इस तरह के जो भी स्टैटिक पार्ट है उनसे आप जरूर कोरिलेट करके इसको ध्यान में रखेंगे, क्लियर? हालांकि मैं इस बात को आसान करने के लिए चर्चा में खुद ही शामिल कर दूंगा ताकि आपको बहुत परेशान ना होना पड़े, क्लियर? लेकिन आपको पता है कि कुछ लिमिटेशन होती हैं, समय का कुछ बाउंडेशन होता है, इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखना है, लेकिन उसमें कैसे आपको 100% दिया जाए ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसको पूरा प्रयास करूंगा कि अच्छे से इसका निर्वहन हो सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे है ये भी स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन है उसका चयन करिए, क्लियर है? यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है प्रोजेक्ट विस्तार का, और पहले स्टेटमेंट में आपसे ये प्रश्न पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या आपको ये पता है कि प्रोजेक्ट विस्तार का संबंध किससे है, यानी प्रोजेक्ट विस्तार किस लिए लाया गया? तो याद रखेंगे यहाँ पर लिखा है कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए वर्चुअली एकीकृत प्रणाली है, क्या? प्रोजेक्ट विस्तार। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो याद रखेंगे प्रोजेक्ट विस्तार ये कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए वर्चुअली एकीकृत प्रणाली है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा ये पूछा जा सकता है ये जो प्रोजेक्ट विस्तार है ये किसके द्वारा इसको शुरू किया गया? तो याद रखेंगे प्रोजेक्ट विस्तार को शुरू करने के लिए आईआईटी मद्रास ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। एक बात और याद रखिएगा, ऐसे सभी प्रोजेक्ट जो किसी आईआईटी या आईएम के द्वारा स्टार्ट किया गया है ये आपकी परीक्षा में प्राथमिकता के तौर पर पूछा जाता है, क्लियर? तो इस तरह के भी जरा तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि आईआईटी मद्रास के द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ साझेदारी करते हुए प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की गई और प्रोजेक्ट विस्तार कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए वर्चुअली एकीकृत प्रणाली है, यानी यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि आईआईटी मद्रास ने हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी सैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा की शुरुआत की है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आईआईटी मद्रास का ये भी इनिशिएटिव आपको ध्यान में रखना है कि आईआईटी मद्रास ने हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी सैलो वेव बेसिन अनुसंधान की शुरुआत की है, ठीक है? अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि आईआईटी मद्रास ने 28 फरवरी से 1 मार्च 2025 को, यानी 28 फरवरी और 1 मार्च 2025 को आईआईटी मद्रास ने आई इन्वेंटिव 2025, क्या है? आई इन्वेंटिव 2025, ठीक है? इसको इंग्लिश में लिखा जाएगा तो ऐसे लिखेंगे आई इन्वेंटिव 2025, इस नेशनल एक्सपो के तीसरे संस्करण का आयोजन किया, ठीक है? तो याद रखेंगे आई इन्वेंटिव 2025 इस नेशनल एक्सपो के तीसरे संस्करण का आयोजन 28 फरवरी और 1 मार्च 2025 को आईआईटी मद्रास ने इसका आयोजन किया, क्लियर? तो आपने यहाँ पर आईआईटी मद्रास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो इस एक ही प्रश्न में आपने सभी देख लिए। तो आप ये देख रहे हैं कि चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा, क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला कथन कह रहा है आपके आरओ में कंप्यूटर से भी प्रश्न आते हैं, इनकी संख्या तो कम होती है लेकिन प्रश्न आते हैं, वो भी कम से भी कम जो प्रश्न पूछे जाएं वो गलत क्यों हो उस पर भी आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। पूछा जा रहा है कि पहले स्टेटमेंट में कि कंप्यूटर की जो बेसिक लैंग्वेज है इसका आविष्कारक है थॉमस ई कर्ज, इनका निधन हो गया है इसलिए चर्चा में। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप बेसिक कहते हैं, इसके आविष्कारक थॉमस ई कर्ज का निधन हो गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगले स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि बेसिक का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? ये भी प्रश्न हो सकता है इसके स्टैटिक पार्ट से ही बन जाए, थॉमस ई कर्ज का नाम ना आए। तो याद रखेंगे बेसिक का फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, क्लियर है? याद रखेंगे बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये फुल फॉर्म है किसका? बेसिक का, क्लियर? तो ये भी बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखनी है और ये स्टेटमेंट सही भी है। अगला कह रहा है कि बेसिक ये जो कंप्यूटर भाषा है इसके विकास में जॉन जी कैमी का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्लियर? ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है, क्लियर? कि बेसिक कंप्यूटर भाषा के विकास में किसका योगदान है, तो वहां पर विकल्प में लिखेगा जॉन जी कैमी, क्लियर? तो याद रखेंगे जॉन जी कैमी और थॉमस ई कर्ज, ये दोनों नाम याद रखना है।
कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिक, इसके संदर्भ में। दूसरी बात, और अगर पूछा जाए कि किसका निधन हुआ है तो याद रखेंगे थॉमस ई कर्ट्ज का, और इसका फुल फॉर्म क्या है तो बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपको तिथियां दी गई हैं दिवस के तौर पर, और पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले लिखा है कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर लिख रहा है 21 जनवरी। ये बात बिल्कुल सही है, और आपको देखना क्या है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखेंगे मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इसका स्थापना दिवस 21 जनवरी को। कब? 21 जनवरी। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि विश्व डेटा गोपनीयता दिवस, तो याद रखेंगे विश्व डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को, और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इसका स्थापना दिवस 21 जनवरी को। प्रश्न इस तरह भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है? और आपसे 3-3 राज्यों का एक क्रम दे देगा, तो स्पष्ट रूप से याद रखना है कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इसका स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। तीसरे विकल्प में दिया है विश्व मधुमेह दिवस। याद रखिएगा ये जो विश्व मधुमेह दिवस है ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखेंगे विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। ठीक है, अगला पूछ रहा है कि विश्व टीकाकरण दिवस। तो ध्यान रखिएगा ये जो विश्व टीकाकरण दिवस है ये 19 नवंबर को नहीं मनाया जाता, ये गलत है। तो विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 10 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को, 19 नहीं, 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर चौथा नहीं है सही सुमेलित, इसलिए यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखना है कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का स्थापना दिवस 21 जनवरी को, विश्व डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, और विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है। क्लियर? तो याद रखेंगे जो अमेरिका में व्हाइट हाउस है उसमें पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे सूसी विल्स को। किसको? सूसी विल्स को। स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा, सूसी विल्स को अमेरिकी व्हाइट हाउस में पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? सूसी विल्स को। स्पष्ट रूप से इस नाम को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? आज एक प्रश्न और ऐड किया गया है। अगला जो प्रश्न है इसमें भी स्टेटमेंट टाइप का ही प्रश्न है। आपको देखना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। आपको सही कथन का चयन करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा है कि प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये भी दिवस से ही संबंधित है, इसमें कुछ और तथ्य भी हैं। तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखना है कि ये बात बिल्कुल सही है कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, अगले स्टेटमेंट में लिख रहा है कि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी को महिला प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली थी। यही कारण है कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में शुरुआत की गई, और ये शुरुआत कब से हुई? 2008 से। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई ना कि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। यही कारण है कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई, और ये शुरुआत कब से हुई? 2008 से। ठीक है, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, और उसका कारण भी आपने देख लिया। तो यहाँ पर आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। अब जरा अगला देखिए, अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपने देख लिया राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, और अगर पूछ दे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो आपका जवाब क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले स्टेटमेंट में लिख रहा है कि कौमी एकता दिवस 19 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्या? कौमी एकता दिवस। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 19 नवंबर को कौमी एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई। अब कौमी एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि कौमी एकता दिवस इंदिरा गांधी की जयंती पर मनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर दो बातें स्पष्ट हो गई कि इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर 19 नवंबर को कौमी एकता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 19 नवंबर को, और चूंकि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, यही कारण है कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यानी इन दोनों दिवस के आयोजन के पीछे कौन है? इंदिरा गांधी। क्लियर है? दोनों के रीजन अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों को एक जगह आप ध्यान में रखेंगे। अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि 19 नवंबर 2024 को इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती मनाई गई। ये भी बात सही है, और याद रखिएगा 19 से 25 नवंबर तक
कौमी एकता सप्ताह मनाते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सातों स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी से संबंधित जो भी दिवस मनाए जाते हैं वो आपने एक जगह देख लिए, उनके कारण को भी देखा और उस तथ्य को भी देखा कि किस डेट को कौन सा दिवस मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी याद रखेंगे 11 अक्टूबर को, राष्ट्रीय बालिका दिवस याद रखेंगे 24 जनवरी और 19 नवंबर को कौमी एकता दिवस मनाया जाता है और कौमी एकता सप्ताह 19 से 25 नवंबर के बीच मनाया जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार आज की ये क्लास यहीं पर कंप्लीट हुई। आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर आप इस बात का भी उत्तर दे पाएँ कि आपने इतने प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही आंसर किया है, ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप इसको नहीं भी शेयर करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने में इसका आकलन ज़रूर करें कि आप प्रश्नों का कितना आंसर कर पा रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि प्रश्न गलत भी हो जा रहे हों, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके प्रश्न सही हो, इसीलिए ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है। क्लियर है? इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। डे बाय डे इसको आप कंप्लीट करते हुए चलिए। निश्चित रूप से एग्जामिनेशन हॉल में आप ये फ़ील करेंगे कि इन प्रश्नों के करने की उपयोगिता आपको वहाँ पर निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।